Hello everyone, this is Upasna and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स कर रहे हैं, तो आज हम उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा कि आखिरकार मेटल्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो कहीं से आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। दे आर आइदर अर्थ क्रस्ट से हम उनको माइनिंग के थ्रू जो है वो उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर मेटल्स अर्थ क्रस्ट के साथ साथ इवन की कुछ मेटल्स जो है एज सॉल्ट दे आर प्रेजेंट इन सी वाटर एज वेल, जैसे कि सोडियम मेटल या फिर मैग्नीशियम मेटल, दे आर प्रेजेंट इन सी वाटर एज सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड रिस्पेक्टिवली, है ना। सोडियम इज प्रेजेंट एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम इज प्रेजेंट एज मैग्नीशियम क्लोराइड रिस्पेक्टिवली। सो बेसिकली एनी सोर्स, नेचुरली अकरिंग सोर्स, जहां पे भी मेटल प्रेजेंट है, जहां भी मेटल प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स और सेडिमेंट, उसे हम क्या कहते थे? मिनरल्स कहते थे, है ना। नेचुरली अकरिंग सोर्सेज इन विच मेटल्स आर प्रेजेंट, और वो किस फॉर्म में होंगे वो मिनरल्स? आइदर इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स और सेडिमेंट्स, है ना, तो उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। तो हमने देखा था कि मिनरल और ओर्स में अब फर्क क्या है। ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हें हम ओर्स बोलते हैं। हर मिनरल में से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आयरन ऑक्साइड की बात करूं कि एक पत्थर है, ये पेन ले लेते हैं हम, एक पत्थर है सपोज, उसमें आयरन जो है वो अपनी ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है Fe2O3, ठीक है। एक पत्थर है जिसमें आयरन FeS में प्रेजेंट है, आयरन सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मान लो आयरन सल्फाइड की फॉर्म में जिस पत्थर में, जिस रॉक में वो मेटल आयरन सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको मान लो वहां से निकालना मुश्किल है। उसको वहां से निकालने के लिए हमें इकोनॉमिकली जो है वो पैसा भी ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, और उसके बाद उस मिनरल में से, बेसिकली आयरन सल्फाइड वाले पत्थर में से आयरन आ भी थोड़ी अमाउंट में रहा है। ये बात आपको समझ में आई कि मान लो आयरन सल्फाइड रॉक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, मिनरल्स क्या है? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स और सेडिमेंट, ठीक है। तो मैंने एक पत्थर उठाया, हाँ भैया आयरन जो है वो यहां से आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, आयरन मेरे पास इस पत्थर में से आ जाएगा। पर मेरे पास एक पत्थर ऐसा है जिसमें से आयरन ज्यादा अमाउंट में मेरे पास आएगा, कम कॉस्ट में आएगा। एक पत्थर मेरे पास ऐसा है, जो एक मिनरल मेरे पास ऐसा है, उसमें से आयरन को निकालने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी अमाउंट में आएगा, पैसा भी ज्यादा खर्च हो रहा है। तो ऑब्वियसली मैं उस वाले पत्थर में से अपना आयरन निकालूंगी ना, जहां पे मेरा पैसा भी कम खर्च हो रहा है, मेहनत भी कम लग रही है और आयरन ज्यादा अमाउंट में मेरे को मेटल मिल रही है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले एग्जांपल भी दिया था कि Fe2O3 ये इट इज एन ओर ऑफ आयरन, जिसको हम क्या कहते हैं? हेमाटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमाटाइट कहते हैं। इट इज एन ओर ऑफ आयरन, जिसमें से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इट इज एन ओर ऑफ आयरन। तो मैम ये अब Fe2O3 आखिरकार कहां से आ गया? ये आयरन हमें तो चाहिए, Fe2O3 कहां से आ गया? तो बच्चों मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जो हमारी मेटल्स होती हैं नेचर में, वो फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में, दोनों में ही एग्जिस्ट करती हैं। फ्री स्टेट में क्या हवा में प्रेजेंट होती है मैम? नहीं भैया, हवा में प्रेजेंट नहीं होती। फ्री स्टेट से मेरा मतलब है कि वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट गोल्ड, सो गोल्ड हमारी क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे पाई जाती है। तो गोल्ड जो है वो जनरली एटमॉस्फेयर, बेसिकली तुम्हारी अर्थ क्रस्ट में, नॉट इन द एटमॉस्फेयर, इन द अर्थ क्रस्ट, गोल्ड इज प्रेजेंट इन इट्स एलिमेंटल स्टेट और फ्री स्टेट, किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन करके प्रेजेंट नहीं होती, फ्री स्टेट में ही प्रेजेंट होती है गोल्ड। ये बात समझ में आई? पर जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर है, बहुत रिएक्टिव हैं,
तो भैया इतनी रिएक्टिव है, वो तो ऑक्सीजन के साथ ही इतना फटाफट से रिएक्शन कर जाती हैं, तो वो फ्री स्टेट में कैसे प्रेजेंट होंगी? जैसे कि अभी हमारी आयरन ही है, ठीक है, जैसे कि हमारी कौन कौन सी मेटल्स होंगी वो, ये बच्चा पार्टी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है पूरी की पूरी, ये बात हमें पता है। और हमें पता है कि ये जो सबसे ऊपर मेटल्स पड़ी हैं ये रानियां हैं, ये क्या है? रानियां है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज की, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज की। ये वाली मेटल जो है ये मीडियम रिएक्टिविटी की है, ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव ना बहुत कम रिएक्टिव। और ये तीनों मेटल्स जो नीचे हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये बातें हम कर चुके हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ये बातें हमें ऑलरेडी पता है। तो जनरली जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारी, ये वाली जो जनरली हमारी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, सबसे नीचे वाली तीनों, दे कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट इन नेचर, कि एलिमेंटल स्टेट में ही प्रेजेंट है, किसी और भी एलिमेंट के साथ कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट नहीं है। बट copper and silver can also exist as their oxides. Copper and silver can also exist as their oxides and their sulfides. Copper and silver can also exist as their oxides and sulfides, but gold generally exists as a free atom, free element, not atom, free element. Okay, so this is all about the reactivity series। और आखिरकार मेटल्स नेचर में पाई कैसे जाती हैं ये पता करना हमें सबसे पहले जरूरी था। जब तक यही नहीं पता होगा कि मेटल्स नेचर में पाई कैसे जाती हैं और जिसे हमने एक्सट्रैक्ट करनी है, तब तक हम एक्सट्रैक्ट ही कहाँ कैसे कर पाएंगे? हमने देखा था फॉर एग्जाम्पल हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, सिनेबार इज एन ओर ऑफ, टेल मी, मर्क्यूरी, वेरी गुड, मैलाकाइट, MALACHITE, मैलाकाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर। सो ये भैया पत्थर हैं जिनमें जो मिनरल्स हैं, इनमें भरपूर, बेसिकली जिनको हम मिनरल्स कह रहे हैं, जिनमें भरपूर मात्रा में मेटल है और जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेटल्स तीन तरह की होती हैं, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी। उसके बेसिस पे अभी हमने देखा कि मेटल्स एग्जिस्ट कैसे करती हैं। जो हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल्स होती हैं ये तो ऑक्सीजन के साथ ही विग्रसली हमें पता है रिएक्ट करती है, तो ये जर्नली अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। द मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी जो हैं वो जनरली दे आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ देयर ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सो ऑन। सिमिलरली मीडियम रिएक्टिविटी वाली जो है दे कैन एग्जिस्ट एज देयर कार्बोनेट्स और मे बी एज देयर ऑक्साइड्स और मे बी एज देयर सल्फाइड्स। ठीक है, तो ये मीडियम रिएक्टिविटी वाली, हाई रिएक्टिविटी वाली भी अपने क्लोराइड्स या फिर सल्फाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, बट जनरली अबंडेंटली जो है वो नेचर में वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर है ये बात? सिमिलरली ये जो मीडियम रिएक्टिविटी वाली हैं वो जनरली अबंडेंटली दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स as well as in the form of their carbonates। तो बेसिकली जनरली कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही हैं, मेटल ने किसी और के साथ कॉम्बिनेशन कर रखा है, they are combined with some other elements and existing as the combined form in the nature। ठीक है, तो this is how the metals exist in nature। अब मेटल तो एग्जिस्ट किस तरह नेचर में कर रही हैं ये कहानी तो हमें समझ में आई। अब अगली कहानी आती है कि हमें इन मेटल्स को तो भैया एक्सट्रैक्ट करना है, सिर्फ इतना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है कि ये नेचर में किस तरह एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, हमें तो इनको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो नेचर वाली बात की हाई रिएक्टिविटी मेटल्स जनरली एग्जिस्ट एज देयर ऑक्साइड्स, जनरली दे एग्जिस्ट एज देयर ऑक्साइड्स अबंडेंटली इन नेचर। मीडियम रिएक्टिविटी वाली दे जनरली एग्जिस्ट एज कार्बोनेट्स और देयर ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स अबंडेंटली। फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड। ठीक है, सिमिलरली जो लो रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हैं
they generally do not easily react with oxygen. Okay, they react with, tell me. Okay, so similarly जो low reactivity वाली metals हैं, they generally also exist as a sulfides or oxides. बस सिर्फ जो गोल्ड है, it generally exists in the free state. Gold exists in the free state. It is least reactive metal. It does not generally react with oxygen also. ठीक है? So this is how the metals exist in the free and the combined state in the nature. तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार इन मेटल्स को हमने एक्सट्रैक्ट कैसे करना है. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. ये जो रिएक्टिविटी वाली बात भी हुई है अभी कि कौन सी मेटल किस तरह किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जब अभी आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल्ड में जब आगे आगे एक्सट्रैक्शन पे जाएंगे हम दोबारा इनकी बहुत अच्छे से बात करेंगे. तो डोंट यू वरी एट ऑल. ठीक, तो अब हम आते हैं कि आखिरकार इस ओर में से जिस तरह ये मेटल्स पड़ी हैं, इनमें से मेटल्स हमने निकालनी कैसे हैं. तो देखो, सबसे पहली चीज क्या है, मेरे पास एक पत्थर आया. ये आया भैया, ये मेरे पास ना कुछ ईंट पत्थर आए. ये पत्थर लिया मैंने, वो पत्थर निकाला मैंने, देखा हाय भाई वो तो इतना गंदा था वो पत्थर. उसमें तो और पता नहीं कितनी इम्प्योरिटीज चिपकी हुई थी इस पत्थर पे. वो इम्प्योरिटीज कोई भी हो सकती थी. मे बी केमिकल इम्प्योरिटीज, मे बी सैंड, मे बी सॉइल, क्ले, मे बी कुछ प्लांट के पार्टिकल्स, है ना, मे बी कुछ डेड डिकेड वेस्ट, कुछ भी. क्यों? क्योंकि वो पत्थर इतने मिलियंस ऑफ ईयर से भैया नीचे पड़ा था, 200-250 कम से कम फुट नीचे कम से कम. तो वहां से मैं निकाल रही हूं उस पत्थर को अर्थ क्रस्ट में से. तो उसमें कितना गंद होगा उस पत्थर के साथ. अगर हम घर अपना 2 दिन के लिए बंद कर दें, कोई वहां पे क्लीनिंग ना हो, तो घर आए तो ही वो हमें लगता है कि भैया 2 दिन में कितनी मिट्टी मिट्टी हो गई. तो वो अर्थ क्रस्ट के अंदर से जो पत्थर मैंने निकाला है वो कितना गंदा होगा, कितनी सारी उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी. तो भैया सबसे पहले हमें उसको साफ करना पड़ेगा. अब आप घर में आते हो तो सबसे पहले आप क्या सोचते हो, बाकी काम बाद में करेंगे, पहले भैया क्लीनिंग कर लें, तभी शांति से बैठेंगे. थोड़ा सा क्लीनिंग होनी चाहिए, है ना. वही काम अब इस पत्थर के साथ हमें करना पड़ेगा जिसके अंदर हमारा मेटल प्रेजेंट है, जो हमारा क्या है, ओर है उस मेटल का. हमें उसको पहले बाहर से अच्छे से साफ करना पड़ेगा. उसमें जो इम्प्योरिटीज है इन द फॉर्म ऑफ सैंड, क्ले, केमिकल्स, किसी भी तरह की जो इम्प्योरिटीज हैं उसे हमें हटानी पड़ेंगी. और इसी सबसे पहला जो प्रोसेस है, जो माइनिंग करके जो हमारा पत्थर आया ऊपर, उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में जो सबसे पहला हमारा प्रोसेस है वो यही है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर. कि उस ओर को हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसमें से जितना गंद है, जितनी इम्प्योरिटीज हैं वो सारी की सारी हटा रहे हैं. और इसी इम्प्योरिटीज को, इसी गंद को केमिस्ट्री साइंस की टर्म्स में हमने क्या कह दिया, गैंग. और नहीं, ये वो लड़ाई झगड़े वाले गैंग नहीं है. ये वाला जो तुम्हारा गैंग है, ये इम्प्योरिटीज को नाम दिया गया है. किसको नाम दिया गया है? इम्प्योरिटीज को ये वाला नाम दिया गया है गैंग. क्लियर है? तो द इम्प्योरिटीज विच इज प्रेजेंट इन योर और फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर क्लीन्ड यूजिंग वेरियस मेथड, जो आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में करेंगे. तो डोंट यू वरी. तो बेसिकली गैंग इज रिमूव्ड इन, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सारी हम सबसे पहले रिमूव करते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर. और इस प्रोसेस को हमने एक दूसरा नाम भी दिया है. वो दूसरा नाम हमने इसको क्या दिया है? इनरिचमेंट ऑफ ओर. दूसरा नाम हमने क्या दिया है? इनरिचमेंट ऑफ एन ओर, या फिर फर्स्ट स्टेप इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. क्लियर? तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास ये पत्थर था, हमने मेटल कंपाउंड में से जितना भी ये पत्थर में से जो भी गंदगी थी, सैंड, रॉक्स और जो वेस्ट था, में भी प्लांट का वेस्ट था, कुछ केमिकल वेस्ट कुछ हो सकता है, कुछ भी, तो सारा का सारा सेपरेट किया. अब हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड ओर आया. उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर में से अब हमने क्या किया, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया. क्या किया? उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया.
ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। जो भी हमने बात करी, 3 डिफरेंट तरह की मेटल्स होती हैं, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी। तो डिफरेंट तीनों में से कौन से टाइप की मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस यूज करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सारा कुछ डिटेल में करने वाले, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस भी कैसे करते हैं चिंता मत कीजिए, अभी आप बेस समझिए पहले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास एक पत्थर था, उसमें बहुत गन था, हमने सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करी या फिर इनरिचमेंट ऑफ ओर करी, उसमें से हमारे पास एक कंसेंट्रेटेड ओर आया। अब जो हमारे पास कंसेंट्रेटेड ओर आया है, उसमें से अब हमने क्या किया, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। उस कंसेंट्रेटेड ओर में से हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब जो मेरे पास मेटल आया, बड़ा खुश हो भाई साहब, मेटल आ गया, मेटल आ गया। पर अभी इतना खुश नहीं होना, वो मेटल प्योर फॉर्म में नहीं है। अभी भी उस मेटल को बेसिकली हमने बेशक एक्सट्रैक्ट कर लिया है, पर अभी भी उस मेटल के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो अब हमें वो जो क्रूड मेटल है, क्रूड मेटल का मतलब समझ लो जो रिफाइंड फॉर्म में नहीं है, उसमें बहुत सारी अभी भी इम्प्योरिटीज है, हमें उस क्रूड मेटल से अभी भी इम्प्योरिटीज जो है वो सेपरेट आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, उस क्रूड मेटल की रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग के लिए भी हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस यूज करेंगे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, मेटल जो है उसकी रिफाइनिंग करेंगे, और फाइनली आफ्टर रिफाइनिंग हमारे पास हमारा प्योर मेटल आ जाएगा। रिफाइनिंग भैया क्रूड मेटल है, वो हो सकता है उस मेटल के साथ, उस मेटल में अभी भी कुछ और मेटल उसके साथ प्रेजेंट हो। ठीक है, समझ रहे हो, उसमें कुछ मैग्नेटिक कंपोनेंट्स अभी भी प्रेजेंट हो, कुछ अभी भी केमिकल उसमें थोड़ा बहुत प्रेजेंट हो सकता है, कुछ मिट्टी पत्थर अभी भी थोड़े बहुत प्रेजेंट हो। तो हमें फाइनली क्या करना है, उस मेटल जो हमारे पास आया, क्रूड मेटल है वो, इट इज नॉट इन द रिफाइंड फॉर्म, हम पहले उसकी रिफाइनिंग करेंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास एक प्योर मेटल आ जाएगा विच कैन बी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक पत्थर था, हमने उस पत्थर की कंसंट्रेशन करी, उसमें से जितनी इम्प्योरिटी थी, बेसिकली गैंग जो था उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आया, एक कंसंट्रेटेड ओर आया, जिसमें से हमने क्या किया, मेटल की एक्सट्रैक्शन करी। मेटल की एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो हमारे पास क्रूड मेटल आया, हमने फाइनली उसकी रिफाइनिंग करी और हमारे पास प्योर मेटल आ गया। सो बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। हमारे पास क्रूड ओर है, जिसमें सबसे पहले हमने क्या करा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करी। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के बाद हमने क्या किया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करने के बाद फाइनली हमने क्या किया, उस मेटल की रिफाइनिंग करी और एज अ रिजल्ट हमारे पास प्योर मेटल आ गया। So this is all about today's lecture. In the next lecture, we'll be seeing कि किस तरह से हम डिफरेंट रिएक्टिविटी वाली मेटल्स को हम किस तरह से जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। So see you in the next lecture. Till then, I hope you enjoy our video. So do like our channel, do subscribe our channel for such basically knowledgeable videos. So stay tuned. Bye bye. Thank you for watching.